दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज का जो हमारा प्रीमिक्स है एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। 5 क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल कन्वेंशन से। ठीक है जी। तो आपको पता ही है इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है एनवायरनमेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारा भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यही है कि फ्रेगमेंट बाय फ्रेगमेंट बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स के भी हम एटलीस्ट 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से वहां पर एनवायरनमेंट से रिलेटेड आए तो आप इजिली आंसर कर सकें। ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, जो ये डिसाइडिंग फैक्टर का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एनवायरनमेंट, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है जी। तो देखते हैं आज के प्रीमिक्स के पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, साइट्स के बारे में बात की गई है। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फौना एंड फ्लोरा। ठीक है जी। इस कन्वेंशन रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है इनमें से कौन सी क्या स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। चौथी आपकी नो दी वो ऑप्शन दी गई है। पहले में क्या कह रहे हैं कि अंडर साइट्स जो आपका अपेंडिक्स 2 है उसमें वो स्पीसीज आती हैं विच आर नॉट नेसेसरली थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन। सेकंड में कह रहे हैं लीगली बाइंडिंग है ऑन द पार्टीज। थर्ड में कह रहे हैं किसी भी प्रकार का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाएगा उन स्पीसीज का जो कि साइट्स के अंडर कवर्ड है, तो वो आपके लाइसेंसिंग सिस्टम के थ्रू ही ऑथराइजेशन की जाएगी उसकी। तो 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, बताइए इनमें से कोई इनकरेक्ट है या नहीं। अगर नहीं है तो आप डी ऑप्शन यहां पर मार्क कर सकते हैं। फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली यहां पर जो आपको 3 स्टेटमेंट्स में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है साइट से रिलेटेड, तीनों की तीनों यहां पर बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है जी। तो उसी के चलते आपकी डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन हुई। तो बेसिक्स इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं साइट से रिलेटेड। पहली बात, आपका इंटरनेशनल एग्रीमेंट है सरकारों के बीच में, और ये बेसिकली आपका ड्राफ्ट किया गया था एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोल्यूशन जो कि अडॉप्ट किया गया था 1963 में एक मीटिंग में ऑफ द मेंबर्स ऑफ IUCN। ठीक है जी। लीगली बाइंडिंग है पार्टीज पर कि उन्हें यहां पर जो लॉज रखे गए हैं, जो यहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन रखे गए हैं कन्वेंशन के आधार पर, उसे इंप्लीमेंट करना है। अब जरूरी नहीं है कि वही उनके नेशनल लॉज भी वहां पर बन जाएं। इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर पार्टीज के लिए कि जो नेशनल लॉज, जो डोमेस्टिक लेजिस्लेशन के तहत वहां पर वो स्थापित करेंगे, उनमें इस तरीके से उन लॉज को बनाना है ताकि आपका साइट भी, जो आपका साइट्स के रेगुलेशन है वो भी वहां पर इंप्लीमेंट हो नेशनल लेवल पर। ठीक है जी। इसके अलावा स्पीसीज आपकी कवर की जाती हैं साइट्स द्वारा। 3 कैटेगरीज में से डिवाइड किया गया है। अपेंडिक्स 1 में आपकी बात की गई है उन स्पीसीज की जो कि थ्रेटेंड है विद एक्सटिंक्शन। तो बेसिकली इनका किसी भी प्रकार का अगर ट्रेड किया जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में ही किया जाएगा। फिर बात आती है अपेंडिक्स 2 के बारे में। इनमें वो स्पीसीज हैं आपकी विच आर नॉट नेसेसरली थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन, कि यहाँ पर ट्रेड जो रहेगा उनका वो कंट्रोल्ड रहेगा, रेगुलेटेड रहेगा। फिर बात आती है अपेंडिक्स 3 के बारे में। इनमें वो स्पीसीज आपकी इंक्लूड की गई हैं जो कि किसी एटलीस्ट एक कंट्री में तो उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई हो। ठीक है जी। तो बेसिक्स आइडिया है किस तरीके से कैटेगराइजेशन की गई है यहाँ पे स्पीसीज की। फिर बात करें, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितनी भी पार्टीज रहेंगी इस कन्वेंशन की, उन्हें यहाँ पर डेजिग्नेट करनी है मैनेजमेंट अथॉरिटी और एक साइंटिफिक अथॉरिटीज, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट अथॉरिटी का, कि जो हमने बात की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए आपके लाइसेंसिंग सिस्टम की ऑथराइजेशन की जरूरत है, तो उसे एडमिनिस्टर करने का चार्ज बेसिकली मैनेजमेंट अथॉरिटीज के पास रहेगा। वहीं साइंटिफिक अथॉरिटीज के पास क्या रहेगा कि जो स्पीसीज है जिनका ट्रेड यहां पर किया जा रहा है, जो कि आपके बेसिकली साइट्स के अंदर भी कवर्ड है, किस तरीके से उनका ट्रेड हो रहा है, क्या उनका स्टेटस है, किस तरीके से उन्हें और वहां पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सकती है, तो ये सभी चीजें आपकी साइंटिफिक अथॉरिटीज का काम रहेगा। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहां बात हो रही है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो अब इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। पहली स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं कि ये सिर्फ आपका अकेला एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि लिंक करता है एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट को सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के साथ। सेकेंड में कह रहे हैं जो आपकी स्पेशल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड लैंड, ये आपकी पब्लिश की जाती है UNCCD द्वारा। तो 2 स्टेटमेंट्स यहां पर आपको दी गई हैं। फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली यहां पर आपकी जो पहली स्टेटमेंट में बात रखी गई है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया गया है UNCCD से रिलेटेड कि अकेला एक ऐसा लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है जो कि एनवायरमेंट और डेवलपमेंट को सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के साथ लिंक करता है, बिल्कुल करेक्टली बताया गया है। बट जो सेकंड स्टेटमेंट है वो यहां पर आपकी इनकरेक्ट है कि बेसिकली ये जो आपकी पर्टिकुलर रिपोर्ट है, स्पेशल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड लैंड, ये IPCC द्वारा वहां पर पब्लिश की जाती है। ठीक है जी।
बेसिक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यूएनसीसीडी की। पहली बात, आपका एस्टैब्लिश किया गया था 1994 में, और जितनी भी ऐसी आपकी कन्वेंशंस रहती हैं उनकी सीओपी वहां पर बनाई जाती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि जनरली आपकी एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी का वहां पर काम करती है। फिर इनके सेशंस वहां पर कंडक्ट किए जाते हैं, सभी आपकी कन्वेंशंस की सीओपीज की जो वहां पर एक स्थापित की जाती है डिसीजन मेकिंग बॉडी, उनके फिर सेशंस होते हैं, कहीं उनके एनुअली होते हैं, कहीं के बाइनली होते हैं। ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट क्या है, सीओपी 14 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया में न्यू दिल्ली में 2019 में आपका ये हुआ था। ठीक है जी। तो इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आपको कवर करनी है, साथ के साथ जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, अब वो यहां पर एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म का काम करती है यूएनसीसीडी के लिए मई 2010 से। ठीक है जी। फिर कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स आते हैं जो कि यूएनसीसीडी से रिलेटेड हैं। 2 इनिशिएटिव्स हैं इंपॉर्टेंट, कौन कौन से हैं, अंकारा इनिशिएटिव और चंगवाओ इनिशिएटिव। तो इनके बारे में भी आप एक बार अच्छे से कवर कर लीजिए। तो जनरली ऐसी जितनी भी कन्वेंशंस हैं, क्या क्या उनके द्वारा काम किया जा रहा है, कब स्थापित हुई थी, क्या क्या उनका हम कह सकते हैं स्पेशलाइजेशन किस चीज में वो काम कर रहे हैं, ये चीजें आपको पता होनी जरूरी है। अगर आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से वहां पर आए, आप इजीली आंसर कर सकते हैं। फिर रिपोर्ट के बारे में बात कर ले तो एक ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट है जो कि यूएनसीसीडी की ही पब्लिकेशन है। ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी आपकी कन्वेंशन जो कि रेगुलेट करती हैं हैजार्डस वेस्ट को। तो कुछ कन्वेंशंस के नाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं, 5 कन्वेंशंस हैं, 4 कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन, सेकंड में कह रहे हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसीसी, फिर कह रहे हैं आपके बेसल कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन एंड देन द रॉटरडैम कन्वेंशन। तो ये 5 कन्वेंशंस बताई गई हैं। बताइए कौन कौन से आपके हैजार्डस वेस्ट से रिलेटेड हैं, कौन कौन सी कन्वेंशन के तहत हैजार्डस वेस्ट को वहां पर रेगुलेट किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली यहां पर अगर आप कोड्स देखें तो मोस्टली क्या सभी कोड्स में ही आपको सिर्फ 3 ऑप्शंस की ही ऑप्शन दी गई है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे। तो यहाँ पर जो आपकी करेक्ट ऑप्शन है वो कन्वेंशन जो कि आपके हैजार्डस वेस्ट को रेगुलेट करती हैं वो आपकी 1st, 3rd एंड 5th, स्टॉकहोम, बेसल एंड रॉटरडैम। तो एक बार इन तीनों कन्वेंशन के बारे में थोड़ी बहुत चीजें देख लेते हैं कि पहली बार स्टॉकहोम कन्वेंशन किस पर काम करेगी, पीओपीज पर काम करेगी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स पर। ठीक है जी। अडॉप्ट की गई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ आपकी जो की गई थी स्टॉकहोम स्वीडन में मई 2001 में, तो उस दौरान अडॉप्ट की गई थी, और लागू कब से की गई है आपकी मई 2004 से। ठीक है जी। बेसिक्स ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो आपके पीओपीज हैं, क्या है पीओपीज, ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस हैं, कार्बन बेस्ड रहते हैं, बट इनकी ऐसी कुछ पर्टिकुलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं जिसके चलते ये काफी समय तक, एक्सेप्शनली लॉन्ग पीरियड्स तक वहां पर इंटैक्ट रहते हैं एनवायरनमेंट में या फिर हम कह सकते हैं ह्यूमन बॉडी में भी। तो दोनों ही चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी स्टॉकहोम कन्वेंशन वहां पर लागू की गई थी। ठीक है जी। बेसल कन्वेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिक सी बात यहां पर क्या रखी गई है कि जो मूवमेंट है हैजार्डस वेस्ट की, ठीक है जी, ट्रांस बाउंड्री जो मूवमेंट है उस पर कंट्रोल लाना है, और उसको किस प्रकार से डिस्पोजल किया जा रहा है उस पर कंट्रोल लाना है। तो उसके लिए बेसल कन्वेंशन आपकी अडॉप्ट की गई थी 1989 में। ठीक है जी। तो बेसिक सी बात करें किस तरीके से क्या ऑब्जेक्टिव था कि जो उस दौरान की जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज थी, ठीक है, जब जो डेवलप्ड कंट्रीज थी बहुत पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पर होगी, तो उनका क्या रहता था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, वेस्ट वहां पर जनरेट हो रहा है, तो जो आपकी डेवलपिंग या फिर लीस्ट डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं या फिर वहां पर उसे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं या फिर आपके ओशन में डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, वो आपके उन कंट्रीज तक वहां पर पहुंच रहा है। तो बेसिकली 1980s में काफी ऐसा आक्रोश का माहौल था कुछ अफ्रीकन कंट्रीज और कुछ बाकी डेवलपिंग कंट्रीज का, जिसके चलते आपकी ये कन्वेंशन यहां पर लागू करने की बात की गई कि इस तरीके से आपका जो हैजार्डस वेस्ट है उसे डिस्पोज ऑफ नहीं करना है। ठीक है जी। तो 1992 में फिर इसे लागू किया गया, और खास बात आपको पता होनी क्या जरूरी है कि जो आपका रेडियो एक्टिव वेस्ट है उसका जो मूवमेंट है उसे ये एड्रेस यहां पर नहीं करता है। फिर अब तो था ये आपका एक तरीके से कि यहां पर कुछ गाइडलाइंस रख दी गई, फिर बात आई कि इसे बैन भी लगाना जरूरी है। फिर 1995 बेसल बैन अमेंडमेंट, एक ग्लोबल वेस्ट डंपिंग प्रोहिबिशन यहां पर लगा दी गई जो कि इंटरनेशनल लॉ बन गया जब क्रोएशिया ने उसे रेटिफाई किया सितंबर 2019 में। ठीक है जी। तो बेसिक सी बात यहां पर क्या रखी गई, जितना भी एक्सपोर्ट रहेगा हैजार्डस वेस्ट का, जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी आएंगे, ऑब्सोलीट शिप्स भी आएंगी, फ्रॉम द 29th वेल्दिएस्ट कंट्रीज ऑफ द OECD, तो उसे अब वहां पर प्रोहिबिट करना है कि वो नॉन OECD कंट्रीज में उस वेस्ट को वहां पर एक्सपोर्ट ना कर सकें या उसे वहां पर डंप ना कर सकें। ठीक है जी।
फिर बात करते हैं रॉटरडैम कन्वेंशन के बारे में। तो बेसिकली ये जो आपकी कन्वेंशन है, यहाँ पर क्या बात रखी गई कि जितनी भी पार्टीज रहेंगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और कोऑपरेशन के साथ यहाँ पर जो आपके हैजार्डस केमिकल्स हैं अब उनका ट्रेडिंग भी की जाती है। ठीक है जी, तो ट्रेडिंग की जाएगी तो कुछ पोटेंशियल हार्म भी रहेगा ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंट पर, तो उसे एक अच्छे तरीके से यहाँ पर हैंडल करना है। ठीक है जी, तो बेसिकली 1998 में आपका अडॉप्ट किया गया था, 2004 में फिर आपका लागू किया गया, और उसी से रिलेटेड अब आपको ये चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं कि क्या ये आपकी लीगली बाइंडिंग है या नहीं। तो ये अब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात हो रही है यहाँ पर यूएनएफसीसी की एक मीटिंग के बारे में जो कि पेरिस में हुई थी 2015 में, जिसे हम पेरिस एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं, और ये यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का, अभी डिस्कस करेंगे, पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि जो अग्रीमेंट था वो साइन किया गया था सभी मेंबर कंट्रीज द्वारा यूएन की, और ये आपका 2017 से लागू किया गया था। सेकेंड में कह रहे हैं कि जो एग्रीमेंट है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर कि जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस हैं उन्हें लिमिट करना है इस तरीके से कि जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर का राइज है एट द एंड ऑफ द सेंचुरी वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। तो ये बेसिक्स ऑब्जेक्टिव है। फिर थर्ड में क्या कह रहे हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने एक्नॉलेज किया कि उनकी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर बनती है कि इन ग्लोबल वार्मिंग, और कमिट किया कि वो डोनेट करेंगे 1000 बिलियन यूएस डॉलर्स हर साल 2020 से, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज को वहां पर हेल्प प्रोवाइड की जा सके जो कि क्लाइमेट चेंज से कोप कर रहे हैं। तो ये 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं। करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली यहां पर आपकी सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट है। अब ऑब्जेक्टिव जो था इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का वो सामने आएगा कि ये जो बात यहां पर रखी गई 2017 में लागू किया गया है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत किस तरीके से हुई कि 2016 में आपका लागू किया गया था। बहुत ही छोटा सा और माइन्यूट फैक्ट है जिसके चलते आपका क्वेश्चन गलत हो गया। सेकंड, जो थर्ड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हुई कि डेवलप्ड कंट्रीज पे, जैसे कि हमने बात की पिछले क्वेश्चन में कि वहां पर जो डेवलप्ड कंट्रीज थी ऑलरेडी वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी जिसकी वजह से काफी ग्लोबल टेम्परेचर भी बढ़ गया, तो अब यहां पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी कि उन्हें कुछ कमिट करना है, कुछ डोनेट करना है। तो ये आपका 1000 बिलियन यूएस डॉलर्स की अमाउंट नहीं थी, ये आपका 100 बिलियन यूएस डॉलर्स की बात यहां पर रखी गई थी। तो बहुत ही छोटे छोटे फैक्चुअल एरर्स हैं जिसके चलते ये 2 स्टेटमेंट्स आपकी यहां पर इनकरेक्ट हैं। तो आपको भी यहां पर जितनी भी चीजें आप पढ़ते हैं एनवायरमेंट से रिलेटेड या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो फैक्चुअल चीजें कई बार बहुत बारीकी से पूछ ली जाती हैं। तो फैक्ट्स को इतना नजरअंदाज नहीं करना है, अच्छे से कवर करना है, और उसे याद कैसे रखें कि टाइम एंड अगेन आप उसे रिवाइज करते रहें। ठीक है जी, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट थी। बेसिक सी बात डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात आपके इस पर्टिकुलर यूएनएफसीसीसी से कि क्या ऑब्जेक्टिव है यहां पर, एक इंटरनेशनल एनवायरमेंट ट्रीटी यहां पर रखी गई है कि जो डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस है क्लाइमेट सिस्टम के साथ उसे यहां पर कॉम्बैट किया जा सके। तो नेगोशिएट किया गया था ये अर्थ समिट 1992 में, और उसका साइन किया गया था न्यूयॉर्क सिटी में 1992 में ही। और बेसिकली जो आपके क्योटो प्रोटोकॉल और जो पेरिस एग्रीमेंट है वो आपका यहीं से ही आया है। ठीक है जी। फिर बात हुई पेरिस एग्रीमेंट के ही बारे में, तो वही चीज आपको यहां पर बताई भी गई है, यूनिवर्सल लीगल एग्रीमेंट है जो कि सभी पर एप्लीकेबल है। साथ के साथ क्या ऑब्जेक्टिव वहां पर रखा गया था, कितनी कमिटमेंट वहां पर रखी गई है डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा, ये दोनों हम क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। अब एक और खास पॉइंट यहां पर क्या है कि 2017 में यूएस ने क्या अनाउंस किया कि जिस प्रकार की उनकी पार्टिसिपेशन थी पेरिस एग्रीमेंट में, वो सभी चीजें वो खत्म कर रहे हैं, कुछ वहां पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जितना भी जो पेरिस एग्रीमेंट आपके क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन पर काम कर रहा है। बट सिंस एज पर द रूल ऑफ द एग्रीमेंट वो 2020 तक वहां पर छोड़ नहीं सकते थे, तो आपका जो यूएस था वो नवंबर 2020 तक यहां पर इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट का हिस्सा बना रहा, सिग्नेटरी बना रहा, उसके बाद इन्होंने इसे छोड़ दिया। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये भी। बढ़ते हैं आज के लास्ट और फाइनल क्वेश्चन की ओर। कह रहे हैं एक प्रोटोकॉल के बारे में यहां पर बात हो रही है कि दिस प्रोटोकॉल इज अ ग्लोबल एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर। किसके चलते कि जो आपकी प्रोडक्शन और कंजम्पशन हो रही है ओडीएस की, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की, उसे फेज आउट करना है। ठीक है जी। अब पूछ क्या रहे हैं क्वेश्चन में, क्या पूछ रहे हैं कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशंस ये प्रोटोकॉल आपका अग्री किया गया था।
ठीक है जी। तो पहले आपको प्रोटोकॉल के बारे में पता होना जरूरी है, फिर आप बता पाएंगे कि कौन सी कन्वेंशन का ये प्रोटोकॉल है। तो दी गई है यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस, फोर्थ आपके नन ऑफ द अबव है। पहले में आपके यूएनएफसीसीसी के बारे में कह रहे हैं, फिर आपको कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में कह रहे हैं, फिर आपका वियना कन्वेंशन के बारे में कह रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली यहां पर आपकी बात हो रही है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका कहां से आया है, वियना कन्वेंशन से आया है। ठीक है जी। तो सी ऑप्शन यहां पर आपकी करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिक चीजें डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो वियना कन्वेंशन के बारे में ही बात कर लेते हैं कि एक ऐसे इस तरीके का आपका फर्स्ट कन्वेंशन था जो कि हर एक कंट्री जो कि इन्वॉल्व है उनके द्वारा ये साइन किया गया था। ठीक है जी। और यूनिवर्सल रेटिफिकेशन इसे मिली थी 2009 में। यूनिवर्सल रेटिफिकेशन का क्या मतलब है कि जितनी भी कंट्रीज हमारी धरती पे प्रेजेंट है सबके द्वारा ये रेटिफाई किया गया था। ठीक है जी। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या कहता है कि जो आपके इस तरीके के सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारी ओजोन लेयर को वहां पर डिप्लीट कर रहे हैं, तो बेसिकली अब उन पर इस तरीके से रेगुलेशन लगानी है कि जितने भी आपके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उन्हें उनका जो यूज है उसे मिनिमाइज किया जा सके ताकि ओजोन लेयर को वहां पर बचाया जा सके। ठीक है जी। वियना कन्वेंशन के चलते आपका अडॉप्ट किया गया था 1987 में, और इसमें जो आपका मल्टीलेटरल फंड फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसकी स्थापना की गई थी 1991 में। और बेसिक्स ही अगर हम बात करें उसी से रिलेटेड, इस फंड से रिलेटेड, कि जितनी भी इसकी एक्टिविटीज हैं कि किस तरीके से इंप्लीमेंट की जाती हैं, 4 इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनके द्वारा यहां पर इंप्लीमेंट की जाती हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपकी एक किगाली अमेंडमेंट यहां पर आती है जिसके चलते आपके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में यहां पर बात रखी गई थी। ठीक है जी। तो अब ये जो आपका एग्रीमेंट है लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है, जितनी भी आपकी पार्टीज हैं इस सभी के ऊपर लीगली बाइंडेड है। और इसी तरीके से जितने भी हमारी कन्वेंशंस रहती हैं, अगर बहुत ही बेसिक तरीके से बात करें कि कैसे आपको वहां पर नोट्स तैयार करने की, कितनी सारी कन्वेंशन, इतने सारे प्रोटोकॉल्स हैं कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसके चलते क्वेश्चन वहां पर पूछा सकता है कि जैसे पहली बात आपकी एस्टैब्लिशमेंट कब की गई, ठीक है जी, गवर्निंग काउंसिल किस तरीके की है, फंडिंग कहां से आ रही है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, फिर उसके बाद कि क्या क्या एम्स और ऑब्जेक्टिव्स वहां पर रखे गए हैं ये पता होना बहुत जरूरी है। फिर क्या उसमें कमिटमेंट्स रखी गई हैं, ठीक है जी, कंट्रीज द्वारा क्या कमिटमेंट्स की गई हैं, इंडिया की खासकर आपको पता होनी जरूरी है। बाकी जो आपकी ऐसी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड पावर्स हैं उनके बारे में पता होना जरूरी है। तो अगर बेसिक पॉइंट्स आपको पता रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस को आप वहां पर आंसर कर पाएंगे। ठीक है जी। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन। जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो कीजिए। स्कोर नहीं भी आ रहा है तो उसमें घबराना नहीं है, एक अच्छी बात है। अगर अभी स्कोर नहीं आ रहा है, आपको एक फीडबैक मिल रहा है, टाइम है अभी भी, आप जो चीजें यहां पर मिस कर रहे हैं, जो चीजें यहां पर गलत कर रहे हैं, उन्हें अपने नोट्स में जरूर कंपाइल कीजिए ताकि जब फर्दर आप एग्जाम दे तो वहां पर आप वो गलतियां ना करें। ठीक है जी। तो उसी के अलावा एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप सभी भाई बंधुओं के लिए जो कि 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं जिसमें आपके कुछ सेगमेंट्स यहां पर डिवाइड किए गए हैं। अगर आपको कंप्लीट करंट अफेयर्स का एक्सेस चाहिए तो वो भी ऑप्शन है, कंप्लीट जीएस की भी ऑप्शन है, फिर कुछ बंडल्स भी यहां पर तैयार किए गए हैं जैसे आपका कंप्लीट करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज हो गया, फिर जीएस करंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज। तो ये बेसिक से 4 कोर्सेज हैं जिनकी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपकी हर एक क्वेरी को यहाँ पर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इंपॉर्टेंट है अभी कि प्रीलिम्स का समय नज़दीक भी आ रहा है तो आपको भी थोड़ा पेसअप करने की अब जरूरत है। ठीक है जी, कि रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहते हैं उनको जितना रिवाइज करेंगे तभी आप उन्हें रिटेन कर पाएंगे। फिर रही बात कल के टॉपिक की, साइंस एंड टेक का दिन है तो कल कुछ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज और उनकी एप्लीकेशंस के बारे में हम बात करेंगे, तो एक बार पढ़ के आइएगा। ठीक है जी, ताकि आप अच्छे से यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकें। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।